हाय गाइस। तो गाइस आज हम इस लेक्चर में नया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा दो ठो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुआ। पहला वाला हम RLVP पढ़े, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा हम पढ़े एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब ये तीसरा होगा आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। आपका एलिवेशन पॉइंट जैसा ही है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जैसा ही है आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो स्टार्ट करें डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फटाफट नोट कॉपी निकाल लीजिए, ठीक है, नोट बनाते जाना है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ऑल लर्निंग पॉइंट। तो भाई नया हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो है आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। हेडिंग डालें डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ, और इन लिख सकते हो, ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारा हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, IIT का, नीट का और बोर्ड लेवल का। चलिए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसको ना हम डिनोट करते हैं डेल्टा H, सॉरी डेल्टा किसमें भाई, डेल्टा, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया पूरा। जैसे हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसमें डिनोट करते थे, डेल्टा क्या TB करते थे। यहां पर क्या होगा भाई, डेल्टा TF होगा, है ना। F मतलब फ्रीजिंग पॉइंट होगा, TF फ्रीजिंग पॉइंट। ये आपका मैं बताऊंगा, ये सब ग्राफ में आएगा, ठीक है। ये होता है आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन मतलब डेल्टा, है ना, चेंज को हम बोलते हैं डेल्टा। अब समझ में आएगा धीरे धीरे। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि फ्रीजिंग पॉइंट मतलब समझते हैं ना, जैसे लिक्विड आपका सॉलिड में आ जाता है, यानी कितना टेम्परेचर में लिक्विड सॉलिड में आता है, तो वो टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। उसी के जैसा है, बस यहाँ पर थोड़ा वेपर प्रेशर का कहानी होगा कि हम इसको क्या बोलेंगे ना, फ्रीजिंग पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे देखना। फ्रीजिंग पॉइंट को हम लिख सकते हैं इट इज दैट टेम्परेचर, इट इज दैट टेम्परेचर, आएगा भाई सब फॉर्मूला आएगा, इट इज दैट टेम्परेचर, ठीक है, इट इज दैट टेम्परेचर एट विच लिक्विड, ध्यान से सुनना, लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड states of the substance have same vapor pressure। क्या समझ में आया भाई। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है ना, इट इज दैट टेम्परेचर, वो टेम्परेचर होता है जहां पर एट विच लिक्विड और सॉलिड स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंस हैव द सेम वेपर प्रेशर। यानी आपका क्या बोल रहा है, लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंस का, कुछ भी सब्सटेंस हो सकता है, लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंस का दोनों का वेपर प्रेशर सेम होगा, यानी इक्विलिब्रियम भी कह सकते हो, ठीक है। तो वो टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग, सॉरी क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। हम समझेंगे धीरे धीरे, समझ में आएगा सब कुछ, ठीक है ना। क्या बोला कि लिक्विड और सॉलिड स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंस, यानी एक सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट, सॉरी उसका लिक्विड स्टेट और उसका क्या सॉलिड स्टेट्स का वेपर प्रेशर अगर इक्वल हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। अब धीमे धीमे समझ में आएगा, देखो, ठीक है ना। अब आता है आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का कहानी क्या है। डिप्रेशन मतलब कम होना, जैसे हम एलिवेशन मतलब बढ़ना, टेम्परेचर बढ़ना, यहाँ पर डिप्रेशन मतलब टेम्परेचर कमेगा, ठीक है। अब ये क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, मान लो ये कंटेनर में मैं लिया सब A कंपोनेंट लिया, है ना। यहाँ पर ये आपका सॉल्वेंट है, सिर्फ A है, क्या है भाई, सिर्फ A है, यहाँ पर सब A भाई है, ठीक है। ये आपका क्या है, सॉल्वेंट है, क्या है, सॉल्वेंट। तो हम यहाँ पर लिए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक है, जो कि आपका क्या है, B है, क्या है, B है, ये आपका क्या है, आपका सॉल्यूट है, ठीक है। अब ये दोनों मिलके क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया, दोनों को मिक्स कर दिए भाई,
तो ये आपका क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, यानी A+B आ गया, यानी सॉल्वेंट भी है और आपका सॉल्यूट भी है, ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, अब कहानी सुनना। अब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का कहानी क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये आपका सॉल्वेंट है, अब मुझे बताओ, ये तो सॉल्वेंट है भाई, ये तो सॉल्वेंट मान लो वाटर है, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या होगा भाई, हाई होगा, वेपर प्रेशर हाई होगा, वेपर प्रेशर हाई होगा, यानी कम टेम्परेचर में ज़्यादा मॉलिक्यूल दौड़ने लगेंगे इधर उधर और पूरा प्रेशर डालेंगे भाई, मैं बता चुका हूँ, यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, ज़्यादा होगा। सॉल्यूट का तो वेपर प्रेशर ना के बराबर है, वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। अब ध्यान सुनना, अगर हम इस ये जो आपका ये आपका लिक्विड सॉल्यूशन है, यानी आपका जो सॉल्वेंट है लिक्विड फॉर्म में है, तो इसको अगर हम फ्रीज करेंगे, फ्रीज मतलब ठंडा करेंगे, पूरा सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे, ये लिक्विड है तो उसको हम क्या किसमें कन्वर्ट करेंगे, सॉलिड में करेंगे, तो टेम्परेचर हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यानी इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा भाई, अब मुझे बताओ इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा क्या हाई होगा ना लो होगा, यानी इसको यहाँ पर लिक्विड में क्या होता है, मॉलिक्यूल सब दूर दूर में होते हैं, तो टेम्परेचर हमको क्या करना है, उसको सॉलिड फॉर्म में लाना है, तो सॉलिड फॉर्म में लाने के लिए हमको क्या करना है, टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। टेम्परेचर घटाएंगे तो मॉलिक्यूल धीरे धीरे पास आएंगे और पूरे जुड़ेंगे, यानी सॉलिड बनेगा, यानी टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, यानी मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है, तो टेम्परेचर हमको ज़्यादा घटाना पड़ेगा, यानी हम इसका हम कह सकते हैं क्या, इसका क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा भाई, हाई होगा। क्या होगा, हाई होगा, किसका भाई, सॉल्वेंट का। अब सॉल्यूट तो हम थोड़ा कम करेंगे, थोड़ा टेम्परेचर को क्या करेंगे, कम करेंगे, तो आपका ये सॉलिड में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी तो सॉल्यूट आपका सॉलिड फॉर्म में ही है भाई। ठीक है, यानी इसका हमारा फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा भाई क्या होगा, लो होगा, फ्रीजिंग पॉइंट आपका लो होगा, यानी कम टेम्परेचर घटाने से ही आपका ये सॉलिड बन जाएगा। सॉलिड तो ऑलरेडी है। ठीक है, चलो इसका छोड़ो, अब सॉल्यूशन का बताओ। सॉल्यूशन में आपका ए बी मॉलिक्यूल्स है, यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बताओ, यहाँ पर इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा इसके कंपैरिजन में। सॉल्वेंट में आपका सिर्फ सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, पूरा प्योर लिक्विड है, तो इसको हमको ज़्यादा टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर नहीं, उतना दरकार नहीं है। कम घटाने से भी तुरंत इसके कंपैरिजन में ये तुरंत जल्दी आपका फ्रीज हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर बी भी है आपका, यानी सॉल्यूट भी है जो कि सॉलिड सब्सटेंस में है। ठीक है ना, पास पास आ गए, तो यहाँ पर आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा भाई, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट लो होगा, लो होगा ना। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब लो, मतलब हमको मिनिमम टेम्परेचर देना पड़ेगा, मिनिमम टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, कह सकते हो, टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा टेम्परेचर, मिनिमम, ज़्यादा नहीं, थोड़ा। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट है ना भाई, बी ऑलरेडी आपका सॉलिड फॉर्म में है, तो आधा जगह तो ये कवर कर लिया, तो सिर्फ सॉल्वेंट जो बचेगा, थोड़ा बहुत बचेगा, वो तुरंत आपका फ्रीज हो जाएगा। यानी इसके कंपैरिजन में इसका सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट भाई लो है, तो इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। यानी सॉल्वेंट में आपका फ्रीजिंग पॉइंट हाई था, जब सॉल्यूशन बन गया तो क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट आपका लो हो गया, यानी डिप्रेस हुआ। क्या हुआ भाई, डिप्रेस्ड हुआ। क्या हुआ, डिप्रेस हुआ, तो इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, डिप्रेस हुआ, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स भी बीच में आ गया। ठीक है ना भाई, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी उतना नहीं हो पाएगा, है ना, मॉलिक्यूल इधर उधर दौड़ नहीं पाएंगे, तुरंत आपका सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कहानी था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसको हम थोड़ा ग्राफ में समझेंगे, फिर फॉर्मूले निकालेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया पूरा क्लियर, डिप्रेशन क्या होता है, यानी टेम्परेचर घट रहा है। वहां पर क्या होता था, टेम्परेचर सॉल्यूशन में बढ़ रहा था, यहाँ पर टेम्परेचर घटेगा। ठीक है, पूरा क्लियर। चलिए, हो गया, मिटाएंगे। अब इसको थोड़ा हम ग्राफ में समझेंगे भाई, तो आपको ये समझ में आ गया कि प्योर सॉल्वेंट का, ध्यान सुनना, प्योर सॉल्वेंट का आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा था, हाई हो रहा था, यानी ज़्यादा टेम्परेचर घटाना पड़ रहा था। और सॉल्यूशन में गए तो सॉल्यूशन में टेम्परेचर को हमको थोड़ा घटाने से भी, मिनिमम टेम्परेचर घटाने से भी आपका फ्रीजिंग पॉइंट मिल जा रहा था। ठीक है, अब इसको ना हम ग्राफ में थोड़ा समझेंगे, फिर फॉर्मूले निकालेंगे। ठीक है भाई, दिख रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ पहले। बहुत बढ़िया, ग्राफ में थोड़ा समझ लेते हैं भाई। अब मैं बताया सॉल्वेंट का जो
क्या फ्रीजिंग पॉइंट क्या हाई और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट लो। ठीक है, अब ध्यान सुनना, इसको हम बनाएंगे वेपर प्रेशर के थ्रू। ठीक है, तो कहानी तो आपका वेपर प्रेशर ही है, ध्यान से सुनना। अब ये आपका मैं बनाया टेम्परेचर, इधर है आपका टेम्परेचर, ठीक है, और इधर है आपका वेपर प्रेशर। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या लिया था भाई, सॉल्वेंट लिया था, याद करो सॉल्वेंट, यहां पर आपका था सॉल्यूट। ठीक है, इधर मिलके आपका क्या बना रहा था, सॉल्यूशन बना रहा था। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या था भाई, हाई था। ऑब्वियसली हाई होगा क्योंकि प्योर सॉल्वेंट है, इसका तो ना के बराबर। सॉल्यूशन में थोड़ा वेपर प्रेशर घटेगा, कम होगा, यानी वेपर प्रेशर लो होगा। ऑब्वियसली होगा क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स भी आ गया। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हाई, यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हाई मतलब ऊपर रहेगा। ठीक है, इस प्रकार रहेगा, सपोज मान लो इस प्रकार रह गया। ठीक है, और इसके नीचे आपका ये आपका सॉल्वेंट है जो कि लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, अब सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार हो जाएगा, नीचे उसका आएगा। ठीक है, नीचे मान लो ये आपका सॉल्यूशन है, क्या है आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, अब ये आपका वेपर प्रेशर का ग्राफ हो गया, यानी हमको क्या, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्वेंट उतना वेपर प्रेशर बनेगा सॉल्वेंट का। ठीक है, अब यहां पर कहानी ये आता है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ध्यान सुनना। अब मैं यहां पर, अब मुझे बताओ सॉल्वेंट का अगर टेम्परेचर ऐसे ऐसे घटाते जाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे फ्रीज होना चालू हो जाएगा। और पूरा यहां से और घटाएंगे, यहां ये पॉइंट से अगर और घटाएंगे तो पूरा इस प्रकार कुछ कर्व बन जाएगा, ध्यान सुनो। ट्रेडिंग, ठीक है, रुक जाओ मैं समझा रहा हूं। ये आपका जो कर्व है ये आपका है सॉलिड सॉल्वेंट का है, सॉलिड सॉल्वेंट। ये आपका लिक्विड सॉल्वेंट है, ये आपका सॉलिड सॉल्वेंट, यानी सॉलिड में आ गया है आपका, ये आपका सॉलिड सॉल्वेंट का ये कर्व है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैं क्या बोला, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि जब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर क्या करते हैं, दोनों का वेपर प्रेशर सेम जिस पॉइंट पे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। यानी फ्रीजिंग पॉइंट इसका कितना है बोलने से क्या बोलोगे, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ये है आपका, इतना दूर, इतना हम टेम्परेचर देंगे तो आपका ये सॉल्वेंट यानी लिक्विड सॉल्वेंट किस में आएगा, फ्रीज होगा। किस में फ्रीज होगा भाई, किस में फ्रीज होगा, सॉलिड में फ्रीज होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा उसका, मतलब इतना टेम्परेचर में इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। यानी ये इसको हम मान लेते हैं सपोज ये आपका TMP, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं TF में, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, T0F में, ठीक है, T0F में डिनोट करते हैं। अब ध्यान से सुनना, अब ये आपका सॉल्यूशन है, धीरे धीरे सॉल्यूशन का टेम्परेचर घटाते जाओगे तो ये पॉइंट में ये आपका सॉलिड है और सॉल्यूशन आपका लिक्विड में है। तो सॉलिड और सॉल्यूशन लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड का जिस पॉइंट पे वेपर प्रेशर सेम आ रहा है दोनों का, यानी जिस पॉइंट पे को एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्यूशन, यानी ये सॉल्यूशन का, ये इसको हम डिनोट करते हैं TF में। किसमें भाई, TF में। ठीक है, क्लियर हो गया। मैं ये क्या किया भाई, सॉल्यूट सॉल्वेंट का ये सॉलिड सॉल्वेंट का मैं ये कर्व लिया। ठीक है, अब ये आपका सॉल्वेंट लिक्विड है, लिक्विड का कर्व ऐसे बनाया और सॉलिड का ऐसे बनेगा क्योंकि यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर उतना बढ़ेगा। तो सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट का दोनों का वेपर प्रेशर जिस पॉइंट में को एग्जिस्ट कर रहा है वो पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, वो टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यानी ये लिक्विड सॉल्वेंट का हम फ्रीजिंग पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया भाई। और ये दोनों का जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं डेल्टा TF बोलते हैं। ठीक है, यानी जितना टेम्परेचर घटा, यहां पर देखना सॉल्वेंट में इतना था, जब सॉल्यूशन बन गया तो टेम्परेचर घट गया इतना, तो ये का क्या हुआ, आपका डिप्रेशन हुआ। यानी ये डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो भाई हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि ठीक एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जैसा ही है। यानी हम यहां पर डेल्टा TF इक्वल टू क्या कर सकते हैं भाई,
इसको माइनस कर सकते हैं, यानी TF नॉट माइनस TF कह सकते हैं कि नहीं भाई, कह सकते हैं। अब ध्यान सुनना, ये आपका क्या होता है मैं बता, डेल्टा TF को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब TF नॉट क्या होता है भाई, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। और TF क्या है भाई, TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, इतना दूर तक फॉर्मूला समझ में आ गया आपको। ठीक है, लिख लें, इतना लिख लें, फिर हम भाई अब मैथ आएगा पूरा। ठीक है, अब कैलकुलेशन होगा, बहुत सारा फॉर्मूले मिलेगा। चलिए, हो गया। अब ध्यान सुनना, हो गया ये इतना, ये इसका तो कहानी खत्म हो गया, इसको नोट कर लिए ना। चलिए, ठीक है, अब देखना, अब एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ध्यान सुनना, एक्सपेरिमेंटली ठीक उसी के जैसा है। एक्सपेरिमेंटल देखा गया कि जो आपका डेल्टा TF है, यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनली हो रहा है किसके साथ ना, मोलालिटी के साथ। किसके साथ, मोलालिटी। दिस इज मोलालिटी मैं बता चुका हूं। ठीक है, अब मोलालिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, यानी इसके मोलालिटी के साथ डिपेंड कर रहा है, सो इट इज नोन एज, हम कह सकते हैं क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्योंकि मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के साथ डिपेंड कर रहा है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वही तो हम पढ़ रहे हैं ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चलिए, अब भाई मोलालिटी का क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मैं बता चुका हूं ये। ठीक है, और अपन क्या होता है भाई, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है इन केजी में। आप चाहो तो ग्राम में कर सकते हो। ठीक है, इन केजी में मैं बता चुका हूं। अब देखना, अब यहां पर क्या किया गया, ये डेल्टा TF प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाया गया, इक्वल दिया गया। ठीक जैसे वहां पर करते थे, तो यहां पर एक कांस्टेंट लाया गया, वो कांस्टेंट का नाम रखा KF और यहां पर M। ठीक है, अब यहां पर जो भाई, इसको नोट करना, यहां पर जो KF है, ये KF जो है आपका, इसको हम बोलते हैं, जैसे वहां पर मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट होता था, तो यहां पर क्या होगा, मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या होगा भाई, मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, और वहां पर होता था एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, क्या होता था ना, यहां पर होगा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी आप कह सकते हो, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं इसको। ठीक है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है भाई, समझ में आ गया पूरा, क्रायोस्कोपिक। ठीक है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी हम कह सकते हैं। ठीक है, वैसे ही आपका जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को आप क्रायोस्कोपी भी कहते हैं, ये फिनोमेना को क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपी भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, इतना दूर समझ में आ गया। अब यहाँ पर यूनिट भी भाई वही होगा। ठीक है, KF का मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट वही होगा जो हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में पढ़े थे। ठीक उसी की तरह आपका जो वहाँ पर मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट का जो यूनिट था, यहाँ पर मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट का भी यूनिट वही होगा। ठीक है, चेक करके देख लेते हैं। चलिए, इसको मिटाएं, चलिए यूनिट देख लेते हैं। चलिए भाई, वही होगा भाई, यूनिट देख लेते हैं किसका भाई, मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट का। ठीक है, अब देखो डेल्टा TF इक्वल टू क्या होगा भाई, KF, इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं ना, KF इक्वल टू क्या होगा, M इधर आएगा, यानी डेल्टा TF बाई M। डेल्टा TF हम केल्विन में मापेंगे, मेजर करेंगे, है ना, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है ना, टेम्परेचर, तो हम टेम्परेचर ये आ रहा है तो टेम्परेचर को केल्विन में लेते हैं। और मोलालिटी क्या होता है भाई, मोलालिटी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल आ रहा है यहाँ पर, मोल अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में, कि तो केजी ले गए,
तो यानी आपका केल्विन या आपका केजी पर मोल, ठीक है, वो यूनिट आ रहा है केल्विन केजी पर मोल। और इसको आप ऐसे भी लिखा होता है कई बार, केल्विन तो हो गया, अब मोलालिटी को ऊपर ले आओ तो मोलालिटी इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, केल्विन पर मोलालिटी, केल्विन पर मोलालिटी, केल्विन पर मोलालिटी, ठीक है। तो ये आपका केएफ का यूनिट होता है, ये दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पर तो सवाल नहीं बनेगा, अब सवाल ये आपका पूछता है कि आपको सॉल्यूशन में मॉलिक्यूलर मास पूछेगा, जैसे वहां पर मैं बताया था बहुत सारा, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे बहुत सारा हमने न्यूमेरिकल्स किए, तो यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा पूछता है, ठीक है, वो हम देखेंगे। अब भाई यहाँ पर केएफ का वैल्यू ना अलग अलग सॉल्वेंट का अलग अलग होता है, ठीक है, केएफ का यानी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का, ये आपका वैसे क्वेश्चन में गिवन होता है, ये आपका क्वेश्चन में प्रश्न में आपका गिवन होता है, दे दिया होता है, और कई बार नहीं दिया होता है, और जब नहीं दिया रहेगा तो उसका भी अल्टरनेट कुछ दिया रहता है, वो मैं बताऊंगा बीच में बताऊंगा, ठीक है, कैसे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट निकालते हैं मैं बताऊंगा, ठीक है। ज्यादातर आपका गिवन होता है क्वेश्चन में, ठीक है। अब अलग अलग सॉल्वेंट का, डिफरेंट सॉल्वेंट्स का अलग अलग क्या होता है, डिफरेंट केएफ का वैल्यू होता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा बॉक्स बना लेता हूँ ताकि आप थोड़ा याद कर लें। सॉल्वेंट ये आपका, इधर मैं केएफ का वैल्यू लिख रहा हूँ, आपका केजी केल्विन, सॉरी आपका केल्विन केजी पर मोल, ठीक है, इसको मिटाया भाई, इसको नोट करना, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो आपका आता है सॉल्वेंट का, वाटर का, सॉल्वेंट पहला आपका आता है वाटर, वाटर का आता है 1.86 होता है भाई, वाटर का 1.86 आता है। नेक्स्ट आता है C6H6 बेंजीन का आता है 5.12 केल्विन केजी पर मोल, वैल्यू ये गिवन दे देता है, फिर भी थोड़ा याद कर लो, ठीक है। अब आता है आपका इथाइल अल्कोहल C2H5OH और इथेनॉल होता है आपका 1.99। नेक्स्ट आपका आता है CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म आपका होता है आई थिंक 4.70, और एक तो लिख लो ईथर का, ठीक है, और भी है, वो ज़्यादा जरूरी नहीं है, इतना बस याद कर लेना भाई, फिट कर लेना, ठीक है। कई बार नहीं दिया रहेगा तो भी इसको ये थोड़ा बस याद कर लेना, ठीक है। ये क्या होता है केएफ का वैल्यू, ये आपका सॉल्वेंट है, ठीक है, H2O का इतना, ये इसका, ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए इतना नोट कर ले। अब हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इसको मिटाएं, हो गया। चलिए अब सवाल आपका मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे आता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेशन ऑफ molecular mass of solute, सॉल्यूट का मोलिकुलर मास, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला ये बताया कि डेल्टा TF यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बराबर होता है KFM बताया, और M का फॉर्मूला क्या होता है भाई, नंबर ऑफ मोल्स, मैं बताया ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, मैं बताया, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम N2 में डिनोट करते हैं, मास ऑफ क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी इसको मास ऑफ सॉल्वेंट को हम W1 में डिनोट करते आ रहे हैं, तो W1 ले लिया। अब यहाँ पर ध्यान सुनना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय मॉलिक्यूलर मास, तो मास को मैं W2 लिया क्योंकि सॉल्यूट का मास हम W2 लेते हैं, बाय मॉलिक्यूलर मास को हम क्या लेते हैं, M2 लेते हैं, और इधर आपका हो गया W1। अब यहाँ पर W2 हो गया, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी M2 इंटू W1। तो क्या इसको हम ये लिख सकते हैं, ये क्या होता है मोलालिटी, तो मोलालिटी जगह पर हम ये लिख सकते हैं कि नहीं भाई, लिख सकते हैं। तो हम इसको वैल्यू डाल देंगे, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M का वैल्यू भाई W2 बाई M2 इंटू W1, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हमको क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तो इसको इधर लाया, इसको इधर फेंका, यानी आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ M2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा भाई, क्या मिल जाएगा, KF यानी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इंटू W2 बाई डेल्टा TF इंटू W1, ठीक है ना भाई। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, एक इसका फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने का,
और ये पूछता है भाई सॉल्यूशन का मोलिकुलर मास पूछ लेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया इतना, ठीक है। ये आप ध्यान देना, यहाँ पर जो आप सॉल्वेंट लोगे केजी में लोगे, ठीक है। अगर ग्राम में दे दिया तो केजी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर ग्राम में करोगे ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, ऊपर 1000 मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मैं केजी में देख रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन में ग्राम में दे दिया तो आपको केजी में करना है, 1000 डिवाइड कर देना है, ठीक है। जैसे वहाँ पर करते थे भाई, ठीक है से होगा। चलिए अब सवाल करेंगे, हो गया। चलिए बोर्ड लेवल का पहले सवाल देखते हैं। तो फॉर्मूला नोट कर लिए, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, चलिए। सबसे पहला सवाल लिखें, सवाल आ गया। सबसे पहला सवाल लिखें, एन एक्वस सॉल्यूशन, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन organic compound containing 0.6 gram of it dissolve in 21.7 gram ऑफ वाटर, ठीक है। फ्रीजेस कितना में सॉल्यूशन फ्रीज कर रहा है, एट 272.187 केल्विन इफ द वैल्यू ऑफ KF यानी वाटर का KF इज 1.86 केल्विन kg पर मोल, ठीक है। फॉर वाटर which freezes at 273 केल्विन। आपको पूछा है कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो भाई आपको समझ में आ गया, यानी सॉल्यूशन में आपका एक है सॉल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट होगा ऑब्वियसली। तो आपको क्या क्या दिया है पहले लिख लेना भाई, ठीक है। अब सॉल्यूशन करेंगे, ये भी आपका आया था हरियाणा बोर्ड में आया था भाई, ठीक है। 2000 बोर्ड का सवाल है ये एक, ठीक है। अब ध्यान सुनना, एक एक्वा सॉल्यूशन यानी पानी वाला एक सॉल्यूशन है जहां पर कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपका एक सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन में आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि आपका सॉल्यूट है, थोड़ा इसको ना ऐसे समझो, ठीक है। थोड़ा सोचो इसको। एन एक्वस एक एक्वस सॉल्यूशन है जहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका सॉल्यूट है और वो कितना में है 0.6 ग्राम, यानी मास ऑफ सॉल्यूट दे दिया 0.6 ग्राम, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.6 ग्राम दे दिया। सोचो इसको, ठीक है। यानी आपको W2 दे दिया, मास ऑफ सॉल्यूट दे दिया 0.6 ग्राम दे दिया भाई, इसको आपको किलोग्राम करना है, यानी 0.006 हो जाएगा केजी, ठीक है ना भाई। 0.006 हो जाएगा। सॉरी इसको तो हम ग्राम में लेंगे ना, सॉल्वेंट का अगर ग्राम में दिया है तो उसको हम केजी में लेंगे, ये ऐसे रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, कहां पर डिजल्व है, पानी में, यानी आपका सॉल्वेंट है आपका पानी का कितना दिया है भाई, पानी कितना दिया है, यानी आपका W1 यानी मास ऑफ सॉल्वेंट आपका पानी है, तो कितना दिया है 21.7 ग्राम दिया है। अब ग्राम है तो उसको हमको किस में कन्वर्ट करना है भाई, किलोग्राम में। तो क्या होगा भाई, ठीक है, 1000 डिवाइड कर दो ना, 1000 डिवाइड कर दो तो 217 केजी हो गया, ठीक है। 3 पॉइंट को इधर लाया,
चलिए अब ये हो गया फ्रीजेस। अब देखो फ्रीजेस बोल दिया है, फ्रीजेस कितना, फ्रीजेस 272.187, 272.187 मतलब वाटर इतना में आपका फ्रीज करता है ना। नहीं वाटर नहीं, आपका सॉल्यूशन का दे दिया, ये आपका सॉल्यूशन का दे दिया कितना, एक्वा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया है, एक्वा सॉल्यूशन पूरा सॉल्यूशन का भाई फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कह सकते हो। कितना दिया है आपका डेल्टा टी एफ, कितना दिया 272 नहीं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट नहीं दिया है आपका, ये दिया है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया, सॉल्यूशन का, ठीक है। सॉल्यूशन का हम किया किस में डिनोट करते हैं, टीएफ में, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया 272.187 केल्विन, ठीक है। बोल दिया कि इफ द वैल्यू ऑफ के एफ का वैल्यू दे दिया वाटर का, के एफ का वैल्यू 1.86 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। फॉर वाटर को बोल दिया है, बोल दिया कि वाटर फ्रीज करता है, यानी आपका सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, यानी क्या भाई सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट यानी T0F प्योर सॉल्वेंट वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया आपका 273, हम जानते भी हैं इसको, ठीक है, इतना दे दिया। तो आपको कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी यहाँ पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है सॉल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, वही फॉर्मूला सब वैल्यू आपके पास यहाँ पर मौजूद है। अब इसका कुछ जरूरत नहीं, मैं मिटाऊंगा क्योंकि भाई जगह नहीं होगा, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए तो मॉलिक्यूलर मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी M2 का फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है भाई KF इंटू क्या होता है W2 होता है ना भाई, W2 बाई क्या होता है भाई मैं भूल गया, डेल्टा TF इंटू W1, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू डालो, KF वाटर का है 1.86 इंटू W2 मीन्स मास ऑफ द सॉल्यूट क्या है 0.6 और नीचे होगा डेल्टा TF हम निकाल सकते हैं, देखो डेल्टा TF मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डेल्टा TF का फॉर्मूला होता है T0F माइनस TF, है ना। T0F कितना आया भाई, T0F 273 माइनस करेंगे T0F का डाला, TF का वैल्यू 272.187, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका वैल्यू 1 पॉइंट कितना आएगा भाई, 1 पॉइंट जितना भी आएगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट 0 पॉइंट आएगा ना, 0.813 केल्विन आएगा, ठीक है, 0.813 आएगा समथिंग, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आ गया डेल्टा TF। तो 0.813 इंटू W1 मीन्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना है भाई 0.0217 इतना है, ठीक है। अब भाई ये सिंपल आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा क्या 63.26 ग्राम पर मोल। अब भाई मॉलिक्यूलर मास ग्राम पर मोल होता है, तो ठीक कहानी ऐसा है होगा, ठीक है। समझ में आएगा भाई, यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई, बहुत ही आसान है, बस आपको अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। कैसे आपको सोचना है, क्या दिया है गिवन, वो आपको सोचना पड़ता है, ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट जाते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन लिखे, ये भी भाई बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 2, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर नाइट्रोबेंजीन, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर नाइट्रोबेंजीन इज 278.8 केल्विन, यानी आपका सॉल्वेंट का दे दिया फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 2.5 ग्राम ऑफ
unknown substance is dissolving 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ C6H5NO2, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ the freezing point of solution is found to be 276.8 केल्विन। बोल दिया इफ अगर द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज बहुत ही आसान है भाई, 8.0 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, आपको बोला है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास of unknown substance। ठीक है, unknown substance बहुत ही आसान है। ठीक है, सोचो इसको क्या बोला है, पहले क्वेश्चन को समझो कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर दे दिया, प्योर नाइट्रोबेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया, यानी सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट आपको दे दिया है। यानी हम कह सकते हैं TF0 किसका भाई, नाइट्रोबेंजीन का। ठीक है, दे दिया आपका कितना 278.8 केल्विन। ठीक है, ठीक है। व्हेन 2.5 ग्राम ऑफ अननोन सब्सटेंस, यानी आपका सॉल्यूट आ गया, यानी आपका दे दिया 2.5 ग्राम आपका मास ऑफ द सॉल्यूट दे दिया, यानी W2 दे दिया आपका 2.5 ग्राम। ठीक है, इस डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन, यानी आपका नाइट्रोबेंजीन क्या है भाई, सॉल्वेंट है, मास दे दिया 100 ग्राम, यानी हम कह सकते हैं W1 यानी मास ऑफ द सॉल्वेंट है 100 ग्राम। 100 ग्राम में अगर हम इसको किलोग्राम में करेंगे तो 0.1 आएगा ना, सॉरी हाँ 0.1 आएगा, 0.1 kg। ठीक है ना भाई, 0.1 kg आएगा। ठीक है, इतना हो गया। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी इतना, यानी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया आपको, यानी आपका सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया, TF दे दिया कितना भाई 276.8 केल्विन। ठीक है, 276.8 केल्विन। ठीक है, अब बोला है इफ द ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन ऑफ इतना। ठीक, क्या बोला है ध्यान सुनना, बोल दिया कि द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट किसका, इसका दे दिया कितना भाई, कितना काम हो रहा है 8.3 केल्विन केजी पर मोल। इफ द फ्रीजिंग पॉइंट अब ये फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग कांस्टेंट हो, डिप्रेशन नाइट्रोबेंजीन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन 8 पॉइंट नहीं भाई, ये आपका TF का दे दिया, यानी इफ द डिप्रेशन कांस्टेंट, इफ द फ्रीजिंग पॉइंट, इफ द डिप्रेशन कांस्टेंट लिख दो भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग लग रहा है मेरे को। इफ द डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ, ये लिख दो, ठीक है, इफ द डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ इसका इतना है, यानी डिप्रेशन कांस्टेंट आपको दे दिया है कितना 8.0 केल्विन केजी पर मोल दे दिया है। ठीक है, किसका भाई, यानी KF दे दिया आपको, KF दे दिया आपका 8.0 केल्विन केजी पर मोल। तो बोला है आपको व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास, आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है ऑफ अननोन सब्सटेंस, जो अननोन मतलब कुछ भी हो सकता है वो सॉल्यूट, उसका आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ठीक है, तो कहानी ठीक वैसे ही होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको डेल्टा TF भी चाहिए, डेल्टा TF चाहिए, है ना, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या करोगे भाई, TF से माइनस करोगे,
है ना, इससे माइनस करोगे ना, टी एफ नॉट प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर से आपका सॉल्यूशन का टेम्परेचर माइनस करोगे, यानी 278.8 माइनस 276.8 करोगे, ठीक है ना भाई। तो आएगा 270 आएगा, तो ये आपका 2 आएगा शायद ना, कितना आएगा भाई, 2 आएगा की गई, हाँ 2 आएगा, 2 केल्विन, ठीक है, कितना आ गया 2 केल्विन। अब मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो ना, चलिए उसको मिटाते हैं। चलिए मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे भाई, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट KF इंटू W2 बाई डेल्टा TF इंटू W1, ठीक है, ऐसा होता है तो फॉर्मूला, ठीक है। KF का वैल्यू देखो 8.0 है, 8.0 इंटू W2 2.5, अब नीचे है आपका क्या, डेल्टा TF का वैल्यू आया 2 इंटू W1 है आपका 0.1। अब भाई ये इसको आप सिंपल कैलकुलेशन करोगे तो 100 ग्राम आएगा, कितना आएगा भाई 100 ग्राम पर मोल, यानी आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 100 ग्राम पर मोल। आप चेक कर सकते हो 100 ग्राम पर मोल, यानी मॉलिक्यूलर मास किस मॉलिक्यूल का आपका मॉलिक्यूलर मास होता है 100 ग्राम, तो वो होगा आपका अननोन सब्सटेंस, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई, दिख रहा है, लिख लें इतना, बहुत बढ़िया दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलिए बोला है 1.00 ग्राम ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब सॉल्यूट, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिजॉल्व इन 50 ग्राम of benzene lower the freezing point of benzene, मतलब बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ बाय 0.40 केल्विन, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ C6H6 मीन्स बेंजीन इज दे दिया यहाँ पर 5.12 केल्विन kg पर मोल, ठीक है। फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, हैंडराइटिंग समझ में आ रहा भाई, ये S है, ठीक है, हो गया, बहुत ही आसान नंबर है भाई। ये आपका CBSE बोर्ड में आया था भाई, 2013 में आया था, CBSE 2013 में आया था, ठीक है। अब भाई ऐसा नहीं है कि CBSE का आपका IIT में नहीं आ सकता है, थोड़ा आपका क्वेश्चन बड़ा कर देगा भाई, सेम नंबर तो आपका नहीं आएगा, लेकिन हल्का फुल्का आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो यहाँ होगा, ठीक है। अब धीरे धीरे बोर्ड लेवल से हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब देखना क्या बोला है कि 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, डिजॉल्व है कौन सा सॉल्वेंट में, बेंजीन सॉल्वेंट, यानी आपको समझ में ये आ गया कि एक सॉल्यूट है जो कि इतना ग्राम है और एक सॉल्वेंट है यानी बेंजीन है इतना ग्राम, यानी मास आपको पता चल गया। तो पहले जो समझ में आएगा लिख लो। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है आपका भाई, कितना, ये 50 ग्राम। 50 ग्राम को हम किलोग्राम में लाएंगे तो
0.050 kg होगा, 0.0550। ठीक है ना भाई, ठीक है, 0.050 0.005 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका मॉलिक्यूलर, सॉरी आपका मास ऑफ द सॉल्यूट दे दिया 1 ग्राम। ठीक है, अब बोल दिया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन आपका सॉल्वेंट, बेंजीन आपका सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया है आपका ये। ठीक है, यानी बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया है यानी प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, T0F दे दिया आपको कितना, 0.40 केल्विन। ठीक है, द फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन दे दिया, डिप्रेशन कांस्टेंट वैल्यू दे दिया भाई आपका KF दे दिया वाटर का, सॉरी बेंजीन का दे दिया कितना, 5.12 केल्विन kg पर मोल। तो आपको निकालना है मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब रुक जाओ, तो यहाँ पर भाई TF कहाँ है, TF तो नज़र नहीं आ रहा है, ये तो सॉल्वेंट का हो गया, प्योर सॉल्वेंट का। सॉल्यूशन का क्या होगा, लोअर वोडर कुछ बोला है कि नहीं भाई, लोअर, हाँ ये मैं मिस्टेक कर दिया। यहाँ पर देखो बेंजीन लोअर, द बेंजीन का जो कितना लोअर हुआ भाई, बेंजीन यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इतना हुआ भाई 0.40, यानी भाई मैं गलत बताया। यहाँ पर आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी ध्यान सुनना, यानी आपका डेल्टा TF दे दिया 0.40 केल्विन दे दिया। ठीक है ना, ये दे दिया है और तो कुछ नहीं है भाई, 0.40 दे दिया है। ठीक है, ये दे दिया है, अब आसानी से हम निकाल सकते हैं। यानी आपका सॉल्वेंट था बेंजीन और बेंजीन के साथ हम सॉल्यूट को ऐड कर दिए तो सॉल्यूशन बना, तो कितना लोअर हुआ, कितना कम हुआ, डिप्रेस कितना हुआ, ये है भाई 0.40 केल्विन, वही बोला है, यानी डेल्टा TF आपका पूरा मोटा मोटा दे दिया है। अब हम निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, आसान है भाई, वही फॉर्मूला करेंगे, क्या करते हैं, KF इंटू W2 बाई डेल्टा TF इंटू W1। KF का वैल्यू टर्निंग मिटा दिया क्या मैं, KF का वैल्यू यहाँ पर दिया है, लिख देता हूँ मैं 5.12 इंटू W2 का वैल्यू 1, नीचे होगा आपका डेल्टा TF का वैल्यू 0.40 इंटू W1 का वैल्यू 50, 0.005। आप सबको कैलकुलेशन करोगे तो 256 आएगा, 256 ग्राम पर मोल। ये यूनिट याद तो है आपका ना, यहाँ पर यूनिट वगैरह लिखने का जरूरत नहीं है, बस आप ऊपर से पूरा यूनिट सब सही करके आना, लास्ट में लिख देना ग्राम पर मोल। हम मॉलिक्यूलर मास लेते हैं ना ग्राम पर मोल में, तो ये कहानी। ठीक है, इतना दूर हो गया गाइस, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, लिख लें इतना। अब आपको समझ में आ गया सब कुछ, है ना। अब देखते हैं थोड़ा नीट का एक तो सवाल, बहुत ही आसान सवाल नीट का, और IIT का पूछा था 2003 में और एक 2017 में, वो देख लेते हैं। बहुत थ्योरी वाला सवाल, न्यूमेरिकल्स नहीं है, बस इससे थ्योरी पूछा था, मैं आपको पूछूंगा, आप बताना। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ऐसे बोर्ड लेवल का सब सवाल आप कर सकते हो भाई, आपके पास किताब है, आप खुद ढूंढ के सब कुछ कर सकते हो, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा था, देखो 2017 में आपका नीट में पूछा था, इफ द molality of the dilute solution is double the value of molar depression constant will be दे दिया, बहुत सारा ऑप्शन दे दिया। सबसे पहला ऑप्शन दिया था भाई डबल होगा, बी ऑप्शन दिया था आपको हाफ होगा,
सी ऑप्शन दिया था आपका ट्रिपल होगा, डी ऑप्शन दिया था आपको ऑन चेंज बोला था। ठीक है, अब बताओ क्या होगा। क्या बोला है, अगर मोलालिटी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मोलालिटी डबल होगा तो वैल्यू ऑफ मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होगा। तो डेल्टा टीएफ बराबर हम जानते हैं के एफ क्या होता है, भूल गया मैं, के एफ मोलालिटी होता है। तो अगर मोलालिटी डबल होगा तो इसके ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा क्या, फर्क नहीं पड़ेगा भाई। क्यों पड़ेगा, ये तो इसके पास है। मोलालिटी अगर डबल कर देते हो तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये जितना भी बढ़ाओ घटाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मोलालिटी जितना बढ़ाओगे कुछ दिक्कत नहीं है, उतना नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो बढ़ेगा ना। तो मोलालिटी या केएफ के ऊपर कुछ डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि केएफ का वैल्यू सेम ही रहेगा, जो आप सॉल्वेंट ले रहे हो वही रहेगा, यानी ऑन चेंज होगा, यानी आप लिख सकते हो ऑन चेंज्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका और एक ठो, देखो ये आपका नीट में पूछा था भाई, नीट में NAEET 2017 में। ठीक है, चलिए और एक ठो IIT में पूछा था भाई, बहुत ही आसान, जो कि मैं पहले जब शुरुआत किया डिप्रेशन में, डिप्रेशन कांस्टेंट जब शुरुआत किया तब मैं बता दिया, एक कॉन्सेप्ट में आपको समझाया, वही आपको यहाँ पर बताया। क्या बोला है, ध्यान सुनना, क्या बोला है देख लेते हैं। चलिए क्या बोला है, ध्यान सुनना, क्वेश्चन नंबर 6 या 5 जो भी है, क्या बोला है, डिप्रेशन ड्यूरिंग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, क्या पूछा है, ड्यूरिंग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में द फॉलोइंग आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, फॉलोइंग आर इक्विलिब्रियम, क्या क्या इक्विलिब्रियम होता है बोल दिया। सबसे पहला लिक्विड सॉल्वेंट कॉमा दिया है, और सॉलिड सॉल्वेंट। ठीक है, अब बी दिया है आपका लिक्विड सॉल्वेंट और आपका सॉलिड सॉल्यूट। सी ऑप्शन दिया है आपका लिक्विड सॉल्यूट और दिया है आपका सॉलिड सॉल्यूट। ठीक है, ऐसे और एक भी दिया है, मैं नहीं लिख रहा हूं। आप मुझे बताओ क्या होगा। क्या बोला है कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी जब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होता है, यानी डिप्रेस होता है सॉल्यूशन का, तब बोला है द फॉलोइंग आर द इक्विलिब्रियम। क्या क्या इक्विलिब्रियम होता है, लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम होता है, कि लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्यूट इक्विलिब्रियम होता है, कि लिक्विड सॉल्यूट या सॉलिड सॉल्यूट इक्विलिब्रियम होता है। मैं शुरुआत में बता चुका था कि लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम होता है। ग्राफ में याद करो, ये आपका लिक्विड सॉल्वेंट था और ये आपका सॉलिड सॉल्वेंट था, दोनों ये पॉइंट में इक्विलिब्रियम कर रहे थे, ये कर रहे थे ना, ये पॉइंट में दोनों का वेपर प्रेशर यहाँ पर सेम आ रहा था, यानी आपका क्या होगा भाई, लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट होगा। ये आपका लिक्विड था, लिक्विड सॉल्वेंट था और आपका ये आपका सॉलिड था, बताया था ना, यानी आपका ये करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला। ये आपका IIT 2003 में पूछा था, IIT 2003 में पूछा था। ठीक है, कितना आसान सवाल है। चलिए अब भाई हम और एक तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर तो आपका मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू दे दिया था। अब अगर मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट अगर वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो कैसे निकालोगे, उसके लिए एक तरीका है, लेकिन उसके लिए आपको फिर और एक वैल्यू भी आपको गिवन देगा, मैं बता देता हूं। अब हम देखेंगे मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट का कैलकुलेशन कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट का हम देखेंगे वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, फ्रॉम निकालेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आपको दे दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है। चलिए, वो भी बन जाता है भाई कभी कभी सवाल में। अब देखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ
कैलकुलेशन ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में निकालेंगे, इससे निकालेंगे। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन यानी डेल्टा एच बोलते हो ना, डेल्टा एच, डेल्टा फ्यूएस एच बोलते हो। तो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट मैं बता देता हूँ। केएफ का कैसे निकालूँ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, गैस कांस्टेंट, प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट, और नीचे होगा आपका 1000 और डेल्टा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कह सकते हो, डेल्टा एफयूएस एच, डेल्टा एच है ना एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और इसको आप बराबर लिख सकते हो आर टी नॉट स्क्वायर बाई 1000 LF। ठीक है, अब भाई ये बस एक तो फॉर्मूला नोट करना कि अगर आपके पास डेल्टा एफयूएस एच ये दिया है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया है, तो आप केएफ निकाल सकते हो क्योंकि आप गैस कांस्टेंट का वैल्यू जानते हो, ये आपका गिवन होगा, ये तो आपका नंबर है, आप कर सकते हो। अब यहाँ पर जो स्पेशल टर्म्स है वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, जो आपका टी नॉट है भाई, टी नॉट दिख रहा है ना आपको, ये जो टी नॉट है, नीचे टी नॉट है ना, नीचे टी नॉट है, ये आपका होता है फ्रीजिंग पॉइंट, रुक जाओ, हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, बता चुका था भाई। ये आर होता है आपका, आर को छोड़ो, पहले लिखते हैं हम M1। M1 क्या होगा भाई, मॉलिक्यूलर मास में बताया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब LF, रुक जाओ, अब आर क्या होता है भाई, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है। अब गैस कांस्टेंट का वैल्यू आप जानते हो ना कितना होता है, 2.13 समथिंग होता है ना, 8 पॉइंट होता है, 8.314 क्या होता है भाई, जूल पर केल्विन पर मोल होता है। तो भाई जब आपके पास न्यूमेरिकल दिया रहेगा तो आपको कौन सा वैल्यू डालना है, इसका दो ठो वैल्यू है, एक होता है आपका 2 होता है ना, 2 कैलोरी डिग्री पर मोल, ये होता है एक ठो। ठीक है ना भाई, दो ठो है भाई, किसका, गैस कांस्टेंट का वैल्यू, ध्यान सुनना। अब ये वैल्यू कब डालोगे, ये वैल्यू कब डालोगे, ये वैल्यू कब डालोगे ना, जब आपका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जूल में होगा, किसमें होगा, जूल में, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और लेटेंट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलते हैं इसको। और ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या तो फिर LF कह सकते हो, है ना। ये अगर जूल में रहेगा तो 8.314 वैल्यू डालना, अगर कैलोरी में रहेगा डेल्टा एफयूएस, अगर कैलोरी में रहेगा तो ये डालना है, कैलोरी में रहेगा तो ये डालना है। इसको भाई बहुत इंपॉर्टेंट नोट करना। ठीक है, अब ध्यान सुनना, यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ भाई LF लिखा हूँ ना, ये होता है आपका लेटेंट हीट ऑफ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, नोट कर लिया भाई, पूरा क्लियर। अब डेल्टा एफयूएस एच लिखा हुआ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, उसको बोला जाता है, ध्यान सुनना, डेल्टा एच एफ, यहाँ पर एफयूएस लिखने चलेगा, ये होता है आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर मोल ऑफ द सॉल्वेंट। यहाँ पर मोल लगता है, यहाँ पर आपका ग्राम लगता है, मोल ऑफ द सॉल्वेंट। तो भाई इतना नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल एक तो करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आपको ये सब वैल्यू दे दिया रहेगा, टेंशन मत लेना, बस आपको आर को याद रखना है कि 8.314 कब डालना है, जब ये लेटेंट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जूल में होगा तो ये डालना है, अगर कैलोरी में दिया रहेगा तो ये डालना है। चलिए सवाल एक तो कर लेते हैं, क्लियर हो जाए। एक तो सवाल करेंगे भाई, ज़्यादा नहीं, इसमें क्वेश्चन कम बनेगा, बोर्ड में बन सकता है।
ठीक है, चलिए आपको क्वेश्चन पूछा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 1436.3 भाई कैलोरी में दे दिया, ठीक है, कैलोरी पर मोल, कैलोरी पर मोल। कैलकुलेट द केएफ ऑफ वाटर, ठीक है भाई, केएफ ऑफ वाटर, केएफ मतलब मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, पहले तो समझो केएफ का फॉर्मूला क्या होता है। मैं बताया कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर ये होता है और नीचे होता है आपका 1000 LF और डेल्टा FUSH, ठीक है, ये होता है। अब ध्यान से सुनना, M मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट आपका आइस है, मीन्स वाटर है, यानी यहाँ पर हमारा M1 है वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है भाई, 18 होता है ना, 18 होता है, पता है आपको, ठीक है। R R R ध्यान देना, R क्या होगा यहाँ पर सोचो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भाई। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है भाई, कैलोरी में दिया है, तो कौन सा डालोगे भाई, 2 डालोगे, यानी 2 डालोगे, क्या डालोगे, 2 डालोगे, ठीक है, क्या डालोगे, 2 डालोगे, ठीक है। टू डालोगे ना, ठीक है, 2 कैलोरी डिग्री पर मोल, ठीक है, ग्राम पर मोल लिख सकते हो इसको, यूनिट, ठीक है। अब T है, T0 है, T0 क्या है भाई, ये T0 आपको याद करना पड़ेगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या 273 केल्विन होता है ना भाई, ये तो जानते हो, 273 में आपका फ्रीज करता है वाटर, ठीक है। अब तो सब ठीक है, हाँ। अब ये दिया है डेल्टा FUSH दे दिया है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे दिया है 1436.3 कैलोरी पर मोल, ठीक है ना भाई। चलिए अब वैल्यू डालो, यहाँ पर बिठा दो। M1 है आपका 18, ये आपका 2 है ना, और T0 है आपका 273, नीचे होगा आपका 1000 इंटू डेल्टा FUS दे दिया आपका 1436.3। अब भाई सबको कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 1.87 केल्विन kg पर मोल। अब भाई देखो, मैं टेबल में भी बता दिया था कि KF वाटर का KF कितना होता है, KF का निकाला, वाटर का निकाला ना, KF का वैल्यू 1.86 लिखा था शायद कि 87 लिखा था, जो भी है लगभग सेम है ना, 1.86, यानी ये भी एक तरीका होता है, आप KF निकाल सकते हो, ठीक है। अब बोर्ड में पूछ ले सकता है यहाँ, ठीक है, नोट करना भाई। तो गैस फाइनली हमारा भाई कंप्लीट होता है नया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब नया हम और एक भी कोलिगेटिव स्टार्ट करें, लास्ट होगा वो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, वो भी आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। लास्ट है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर खत्म हो जाने के बाद लास्ट में आपका है एक तो टॉपिक्स, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, लास्ट में है, वो भी हम देख लेंगे, वहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो गाइस पढ़ाई करते रहिए, हम तुरंत नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।